हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड। आज मेरे इस वीडियो में एफएमईए के बारे में जानेंगे कि एफएमईए एक, जैसे हम लोग जानते हैं कि ये कोर टूल का हिस्सा है। तो कोर टूल्स में एफएमईए क्या हमारे प्रोसेस और प्रोडक्ट के रिलेटेड में क्या इम्प्रूव करने के काम आता है और ये टूल हमें क्या बताता है, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एफएमईए को और जानते हैं एफएमईए के बारे में। तो फर्स्ट इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है कि व्हाट इज़ एफएमईए। एफएमईए क्या होता है। तो पहले पॉइंट में हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको कि एफएमईए एक ऐसा टूल है जो एनालिटिकल है। एनालिटिकल मतलब विश्लेषण करता है। किस चीज़ का विश्लेषण करता है? आपके प्रोसेस या प्रोडक्ट के अंदर में जो भी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं उसको चेक करता है, आइडेंटिफाई करता है और उसको ख़त्म करने के लिए हम इस एनालिटिकल टूल का यूज़ करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में ऐसा इसको मान सकते हैं, कह सकते हैं कि एफएमईए को ऐसा कंसिडर किया जाता है कि जहाँ पर हम अपने मेथड में हम अपने आइडेंटिफाई करते हैं जिसको हम अपने पोटेंशियल इफ़ेक्ट में, जो कि हमारे प्रोडक्ट के फेल्यूर को जज करता है। ठीक है। तो एफएमईए क्या हमें बता रहा है कि एफएमईए इज ए कंसिडर्ड टू बी ए मेथड। ऐसे एफएमईए को एक ऐसा मेथड माना जाता है कि जिसमें हम आइडेंटिफाई सेवियरिटी ऑफ पोटेंशियल इफेक्ट, मतलब जो संभावित इफेक्ट है, प्रभाव है किसके, फेल्यूअर्स के, जहां आपके प्रोसेस या प्रोडक्ट में जो फेल्यूअर आने के जो संभावित प्रभाव होंगे उनको ख़त्म करने के लिए इनपुट पर हम उसको किस तरीके से चेक करेंगे और उस प्रॉब्लम को जो रिस्क है उस रिस्क को कम करने के लिए हम इस टूल का प्रयोग करते हैं। तो सिंपली इसमें हम और क्या समझ सकते हैं कि एफएमईए हमें प्रोवाइड करता है गाइडेंस ऑन हाउ द रिस्क कैन बी रिप्रेजेंटेड, मेजर्ड एंड प्रायोरिटाइज्ड फॉर द कॉस्ट इफेक्टिव मिटिगेशन ऑफ फेल्यूअर इफेक्ट। तो जैसा इसका फुल फॉर्म है, एफएमईए जैसे हमें बताता है कि फुल फॉर्म इसका हमें क्या बताता है, फेल्यूअर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस। यानी आपके प्रोसेस या प्रोडक्ट में जो फेल्यूअर मोड्स आने वाले हैं या फिर फेल्यूअर होने के जहाँ भी चांसेस हैं उसके इफेक्ट को किस तरीके से कम किया जाए और उसके इफेक्ट को किस तरह से एनालाइज करके अपने प्रोडक्ट और प्रोसेस में जो रिस्क है फेल्यूअर होने के, ये ज़्यादा चांस है फेल्यूअर होने के, उसको किस तरीके से कंट्रोल करके हम अपने प्रोडक्ट को पास कर सकते हैं कस्टमर के पास। उन चीज़ों के लिए हम इस टूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे एफएमईए में है, इन 3 पॉइंट से कवर हो जाएगा। आगे हम समझते हैं एफएमईए के अंदर कि स्कोप क्या है एफएमईए का। तो स्कोप इसका है कि न्यू डिज़ाइन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो एरिया होता है, नई टेक्नोलॉजी या नया प्रोसेस जहाँ होता है पॉइंट नंबर 1 में, वहाँ पर हम इसका स्कोप को दे सकते हैं, जान सकते हैं। अगर हमें लगता है कि अपने डिज़ाइन या प्रोसेस में कोई मॉडिफिकेशन है तो वहाँ पर भी हम अपने स्कोप में ये एफएमईए का आता है। और अगर हमें लगता है कि किसी डिज़ाइन या प्रोसेस में लग रहा है कि हम इन्वायरमेंटल या लोकेशन या एप्लीकेशंस में जहाँ भी हमें चेंज लग रहा है या फिर कुछ नए एग्जिस्टिंग वर्किंग हो रहे हैं तो उसमें भी हम एफएमईए का स्कोप रहता है। सो नेक्स्ट समझते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से समझिएगा। जहाँ पर हमारा जो एफएमईए का रोल है वो किस जगह लाई करता है, एफएमईए की लोकेशन कहाँ है, क्यों हमें एफएमईए की ज़रूरत पड़ रही है, ये आपको ये जो ट्रेंड दिख रही है या फिर आप इसको ये जो प्रोसेस फ्लो दिख रहा है या इंफॉर्मेशन फ्लो दिख रही है, ये आपको बताएगा जहाँ पर आपको एफएमईए टूल का किस जगह पर आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो इसको समझते हैं। फर्स्ट में हमारा क्या है कि कस्टमर रिक्वायरमेंट आती है। जैसा हम लोग जानते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट के डिफाइन करते हैं। तो वहाँ पर हम एफएमईए की तरह डिज़ाइन एफएमईए करते हैं। ठीक है। यानी हम अपने प्रोडक्ट में जो भी डिज़ाइनिंग हो रही है प्रोडक्ट की, उसमें कुछ जो भी फेल्यूअर मोड्स होते हैं उसके इफ़ेक्ट को एनालिसिस करते हैं और उसके प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करके वहाँ पर पूरे तरह से क्लोज करके हम वहाँ पर इस टूल का प्रयोग करते हैं जहाँ पे हमें प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम डिफाइन किया जाता है। उसके बाद हम प्रोसेस डिफाइन करते हैं जिसमें हम PFD का यूज़ करते हैं, यानी प्रोसेस फ्लो डायग्राम का
चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम अपने प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जब हमें यहाँ पे फेल्यूर मोड्स की बात आती है, तो अब हमें क्या करना है कि प्रोसेस फेल्यूर मोड में हमें ये चेक करना है कि अगर हमारा प्रोसेस फेल्यूर अगर कहीं आ रहा है तो वो उसका इनपुट क्या है। एज ए इनपुट आप क्या देखोगे, पीएफडी को देखोगे कि आपका पहला क्या है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम या प्रोसेस फ्लो चार्ट आपके किस तरीके से बनाया गया है। उसके बाद ही आप उसके फेल्यूर मोड्स को आइडेंटिफाई करोगे और उस पर एनालिसिस करके अपने टूल या प्रोसेस में इम्प्रूव करोगे PFMEA के थ्रू, यानी आप प्रोसेस FMEA के थ्रू यहाँ पर एनालाइज कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर FMEA के बाद हमारा जो आउटपुट होगा वो हमें देगा कंट्रोल प्लान में। तो कंट्रोल प्लान में हम किस तरीके से अपने प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि इसका नेक्स्ट पार्ट होता है, उसको यहाँ पर हम कंट्रोल स्ट्रेटेजी में समझेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम जब कंट्रोल प्लान के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोसेस या प्रोडक्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर हमें किन किन चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरत पड़ सकती है कि हमारा वर्क इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोसेस मॉनिटरिंग क्या है और ऑडिटिंग क्या हो सकती है। तो बेसिकली ये आपको मैंने स्ट्रक्चर समझाया कि जहाँ पर हमें FMEA का इनपुट और आउटपुट किस तरीके से मॉनिटर करने का और इनकी क्या क्या लिंकेज हो सकती है। ठीक है। तो ये इस तरीके का आपका ट्रेंड चलता है और इस तरीके का एक प्रोसेस फ्लो आप कह सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन यहाँ तक अप टू डाउन तक चलती है। उसके बाद समझते हैं हम कि कैटेगरी में मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है सिर्फ 2 कैटेगरी। एक फंक्शनल कैटेगरी भी होती है जिसको सिस्टम FMEA भी बोला जाता है, वो जनरली यूज़ नहीं होती है, लेकिन जहाँ पर भी आपकी बात होगी, अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मेनली 2 टाइप के कैटेगरी में देखा जाएगा, या तो DFMEA देखा जाएगा और PFMEA देखा जाएगा। तो DFMEA में सिंपली इसका एक्सप्लेन किया जाता है, डिज़ाइन फेल्यूर के बारे में हम वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं और उसके फेल्यूर मोड्स को पहचान करके उसको मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं। PFMEA के अंदर हम यहाँ पर अपने प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जो भी हमारा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके फेल्यूर मोड्स को आइडेंटिफाई करके और उसके इफेक्ट को एनालिसिस करके हम यहाँ पर प्रोसेस में बात करते हैं, जिसके लिए हम आगे आपको कंटिन्यू बताने वाले हैं। तो आइए समझते हैं आगे कि हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ें जानकारी नहीं मिल पाएगी, लेकिन जो मेन फैक्टर्स हैं मैं उसको समझा देता हूँ कि क्या क्या इसके हिस्ट्रीज रह चुके हैं FMEA में। जैसा कि यहाँ पे 1960 में बताया जाता है कि ये एक नासा के थ्रू जो प्रोग्राम हुआ था एरोस्पेस में, 1960 में यहाँ पे फर्स्टली यूज़ किया गया था। इससे पहले भी US आर्मी ने यूज़ किया है, लेकिन वो उस समय उतना पॉपुलर नहीं हुआ था। जब से ये नासा के और बोल सकते हैं कि US नेवी में यूज़ किया गया, मतलब 3-4 जो अमेरिकन्स थे उन फैक्टर्स पे ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से इस FMEA को इतना आगे यहाँ पर वैल्यू मिली और इसका ज़्यादा से ज़्यादा टूल को यूज़ किया गया। तो पहला हमारा 1960 में यूज हुआ, जहाँ पर आपको एरोस्पेस में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि एरोस्पेस में इस्तेमाल किया गया। उसके बाद हमारा 1970 में ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज ने स्टार्ट किया, जिसमें फोर्ड का सबसे मेन रोल था वहाँ पर। उसके बाद हमारा US नेवी ने भी इसको 1974 में यूज़ करके इसको पॉपुलर बनते गई धीरे धीरे, ताकि इससे जो है कि यहाँ पे फेल्यूर मोड्स को एनालिसिस करने में हेल्प मिली। और ये आज जनरली लोग यूज़ करते हैं कि मैक्सिमम इंडस्ट्री में ये यूज़ की जाती है फेल्यूर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस टूल को, ताकि अपने प्रोसेस एंड प्रोडक्ट के बीच में जो फेल्यूर होने के चांसेस है उसको किस तरीके से कम किया जा सके। आगे समझते हैं कि FMEA में टर्मिनोलॉजीज क्या होते हैं, क्योंकि बिना टर्म के, बिना इनके जो कॉन्टेक्स्ट है या फिर टर्मिनोलॉजीज है उसको बिना समझे हुए आप FMEA को किस तरीके से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वहाँ आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। क्या क्या पॉइंट्स है उसको समझते हैं। तो FMEA की जो टर्मिनोलॉजी है, पहला है फेल्यूर मोड्स, उसके बाद है इफेक्ट्स, काउजेज, करेंट कंट्रोल, सेवेरिटी, अकरेंस डिटेक्शन एंड लास्ट है रिस्क प्रायोरिटी नंबर। तो आइए इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या होते हैं और किस तरीके से इनको जानते हैं। फेल्यूर मोड्स क्या होता है? फेल्यूर मोड्स हमें क्या बताता है कि जो भी एक हमारा प्रोसेस चल रहा है उसके इनपुट्स क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। ठीक है,
तो एक स्पेसिफिक प्रोसेस जो है आपके इनपुट्स के एरिया में वो फेल हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा कि आपका जो है इफेक्ट दिखेगा आपके प्रोडक्ट पे या प्रोसेस पे। जैसा कि हमें एग्जांपल में समझते हैं कि टेम्परेचर क्या है, वेरी वेरी हाई है, यानी टू हाई है। तो इससे क्या हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट फेल हो सकता है या फिर आपका प्रोसेस फेल हो सकता है। ये क्या है, आपका एक फेलियर मोड हो गया। उसके बाद अगला क्या है कि इनकरेक्ट पीओ नंबर्स। जैसे हमारा कोई ऑर्डर आता है, वहाँ पर हम कहीं रॉन्ग पीओ नंबर डाल देते हैं, तो वो हमारा क्या हुआ, एक फेलियर मोड होने के चांसेस बनते हैं। तो वो हमें यहाँ पर एनालाइज करनी पड़ेगी, जो कि हम यहाँ फेलियर मोड की बात करते हैं। अगला एग्जांपल है कि सरफेस कंटेमिनेशन, मतलब सरफेस में कुछ रफनेस है या फिर त्रुटि है, या फिर कोई सरफेस जो हमारा वो अनइवन है, इक्वल नहीं है, तो वो क्या हमारा है, एक फेलियर मोड्स कहलाया। तो ऐसे ही अगला एग्जांपल है ड्रॉप्ड कॉल, मतलब कस्टमर सर्विस के तौर पे जब भी हमारे कस्टमर कॉल्स चलते हैं, उस समय अगर ये कॉल ड्रॉप हो रही है या ब्रेक हो रही है या वॉइस ब्रेक हो रही है, तो वो क्या हो गया, एक प्रोसेस का फेलियर मोड कहलाता है। तो इसी तरीके से पेंट जो होती है, पेंट शॉप्स में जहाँ पे होती है, जहाँ अगर हम किसी प्रोडक्ट पे पेंट चल रहा है या पेंट हो रहा है, तो अगर उसकी पेंट जो है बहुत ही हल्की होगी, बहुत ही थिन होगी, थिन लेयर की होगी, तो वो क्या हो जाएगा, एक फेलियर मोड कहलाएगा। तो आई होप फेलियर मोड के बारे में आप लोग को इस एग्जांपल्स के थ्रू कुछ क्लैरिटी मिली होगी। आगे समझते हैं इफेक्ट के बारे में। तो जैसा इफेक्ट हमें बता रहा है, उसका डिफेक्ट हमें इफेक्ट कहाँ देखने मिलेगा, उसको समझिए। इफेक्ट देखने मिलेगा कहाँ पे, कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स पे। कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, उनकी जो फाइनल प्रोडक्ट होंगे। तो जनरली जो हम फोकस रहता है हमारा, कि कस्टमर का जो फोकस है वो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पर है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी पर आप सिंपली ध्यान देते हो। लेकिन हम जहाँ फेल हो रहे हैं, इंटरनली फेल हो रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा प्रोसेस जो है वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, मतलब प्रोसेस जो है हमारा वो गिर रहा है। तो प्रोसेस क्यों गिर रहा है, उस चीज़ में हमें क्या इफेक्ट पड़ रही है, उन चीज़ों के लिए हमें यहाँ पर दोनों को एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम इफेक्ट में देखते हैं कि सपोज हमने एग्जांपल में क्या आपको पहले बताया था कि टेम्परेचर वेरी हाई है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि सपोज टेम्परेचर अगर हाई है किसी पेंट वाले वर्क में या पेंट प्रोसेस में, तो वहाँ क्या होगा, पेंट क्रैक हो जाएगा। ये किसका इफेक्ट दिखा रहा है, टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर फेलियर मोड हो गया। इसका इफेक्ट हमें दिख रहा है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कस्टमर के पास पेंट क्रैक हो रहा है। सेम एज इट इज नेक्स्ट हमारा क्या है कि अगर हमें गलत पीओ नंबर मिल जाता है या गलत पीओ नंबर डल जाती है, तो अकाउंट जो है वो ट्रेसिबिलिटी नहीं कर पाएगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ट्रेसिबल नहीं कर पाएगा, और उसको उस किसी भी अपने जो डॉक्यूमेंट है ट्रेसिबिलिटी के लिए, उसमें उनसे दिक्कत आएगी और गलत ट्रैक पे वो चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका इफेक्ट दिखा, किस चीज़ का, गलत प्रोसेस का। ठीक है, ये गलत हमारा जो फेलियर आए हैं उसका इफेक्ट दिखा। तो एज इट इज सेम आपको सरफेस कंटेमिनेशन में भी दिखेगा, और उसी तरीके से आपका कॉल ड्रॉप में भी दिखेगा कि कॉल ड्रॉप हो रहा है, तो उसमें आपको क्या इफेक्ट दिख रहा है, कि कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है। इफेक्ट कहाँ दिख रहा है, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके फेलियर हो रहा है, कॉल ड्रॉप हो रही है। ठीक है, इसी तरह हमारा फेलियर क्या था, एग्जाम्पल के लिए हमने लिया था पेंट बहुत हल्की होगी तो पुअर कवरेज होगा। ठीक है, यानी पेंट आपका किसी एरिया पे बहुत ही पतला हुआ है, तो उसके में क्या आपको इफेक्ट दिखेगा कि जो जिस एरिया पे हम कवर कर रहे हैं उस एरिया में हमें अच्छी फिनिशिंग देखने नहीं मिलेगी, जो कि यहाँ पे आपको इफेक्ट में समझाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट समझते हैं काउस। काउस तो सिंपली आप लोग जानते हैं, काउस का मीनिंग होता है कारण। तो कारण क्या होता है कि कारण में आपका क्या है, वो चीज़ का पता लगाना है कि आपका जो फेलियर मूड हुआ है उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। या आपको डेफिनेशन में यहाँ पे वही समझाया गया है कि सोर्स ऑफ प्रोसेस वेरिएशन दैट काउज द फेलियर मोड टू अकर। मतलब फेलियर मोड होने के पीछे क्या प्रोसेस में वेरिएशन आया है उनको आइडेंटिफाई करना है, क्या कारण है जो आपके फेलियर मोड आए हैं अपने प्रोसेस में, उन चीज़ों को ध्यान रखना है और उन चीज़ों को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तभी तो आप उसको काउंटर मेजर या एक्शन ले सकोगे उस पर।
और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो हाईएस्ट सिवियरिटी रैंकिंग होगी, ये आगे समझाऊंगा मैं, उसके अकॉर्डिंग आप उनको पहले प्रायोरिटी पर सबसे पहले उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल से समझिए, आपको आगे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो जैसे एग्जाम्पल में हम लोग चल रहे थे कि टेम्परेचर अगर हाई होती है, टेम्परेचर हाई होने के पीछे का कॉज क्या है वो जानना है हमें। कॉज क्या हो सकता है कि टेम्परेचर हमारा अगर थर्मोकपल से ये कंट्रोल हो रही है या मेंटेन हो रही है, तो वो मेंटेन क्यों नहीं हो पा रही है थर्मोकपल से? क्योंकि वहाँ पर जो आपका थर्मोकपल है वो आउट ऑफ कैलिब्रेशन है। मतलब जो थर्मोकपल हमारा टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा था वो कैलिब्रेटेड नहीं है, यानी वो खराब हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं अगला एग्जांपल में कि अगर करेक्ट पीओ नंबर नहीं दिया है या गलती हुई है, ऐसा अगर आपको फेल्योर मोड्स ये मिल रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? टाइपोग्राफिकल एरर यहाँ पे कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉज में समझाया गया। सेम एज इट इज आपको यहाँ पे सरफेस कंटेमिनेशन में भी दिखाया गया है कि ओवरहेड होस्ट सिस्टम हो सकता है इसके पीछे जो इसका कारण होगा। कॉल ड्रॉप का यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इनसफिशिएंट नंबर ऑफ कस्टमर सर्विस वाले होंगे जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, मतलब वहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट में पर्सन नहीं होगा, जिसके कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉल ड्रॉप हो रहे हैं और कस्टमर डिससेटिस्फाई हो रहे हैं। सेम एडिटिव इसमें दिखा रहा है कि पेंट बहुत ही पतला है क्योंकि इसमें हाई सॉल्वेंट मिला गया है, मतलब वहाँ पे जो पेंट की जो रेशियो होगी वो ठीक तरीके से मिक्सिंग में नहीं मेंटेन की गई होगी, जो कि एज पर आपको एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ। आगे समझते हैं इसमें कि करंट कंट्रोल जो हमारा टर्मिनोलॉजी है वो हमें क्या बताता है। करंट कंट्रोल हमें सिंपली यही बताता है कि आपके पास जो क्या सिस्टमाइज्ड मेथड है या क्या आपके यहाँ प्रोसेस को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है, ताकि अपने फेलियर मोड को डिटेक्ट कर पाएँ और उसको किस तरीके से प्रिवेंट कर पाएँ। आपका करंट, आपके प्रोसेस का करंट कंट्रोल क्या है, उस चीज़ की यहाँ पर आपको बात करनी है। उस चीज़ को यहाँ पे समझना है अपने प्रोसेस में और अपने सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पे उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है और उसको किस तरीके से चेक करना है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कंट्रोल जो है वो कंसिस्टेंटली आपको चेक करना है बाय ऑडिट, बाय चेकशीट, बाय इंस्पेक्शन या फिर टेस्टिंग मेथड या ट्रेनिंग या एसओपी, जिस तरीके से आपके लिए सूटेबल लगता है वो अपने सिस्टम के अंदर में करंट कंट्रोल इस तरीके से आप करते होंगे। तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे आइडेंटिफाई करके अपने एफएमईए में डालना है और जो होने वाले फेलियर मोड्स हैं उसको कंट्रोल करके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हम कि सीवियरिटी क्या होता है। सीवियरिटी में सिंपली आप यहाँ पे समझो, जो पॉइंट बता रहा है सीरियसनेस ऑफ द इफेक्ट। इफेक्ट में क्या, कहाँ पे हमें देखने मिलेगी? इफेक्ट हमें देखने मिलेगा कस्टमर के पास। तो जब भी हम सीवियरिटी की बात करते हैं तो सीवियरिटी हमें सिंपली यही बताता है कि हम एक न्यूमेरिकल रेटिंग देते हैं। किस चीज़ का रेटिंग देते हैं? उस चीज़ का रेटिंग देते हैं जहाँ पर हमें चांसेस लगता है कि इसका इम्पैक्ट कस्टमर पे ज़्यादा पड़ेगा अगर वो प्रोसेस हमारा फेल हो जाता है तो, यानी वहाँ पे कोई फेलियर मोड आने के चांस होते हैं। तो वहाँ पर हमें किस तरीके से कस्टमर के पास कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो यहाँ पे वही चीज़ कहा जा रहा है। सीवियरिटी हमें सिंपली बता रहा है कि सीरियसनेस ऑफ द इफेक्ट कहाँ पर? कस्टमर पे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या देना है? एक रेटिंग देनी है। रेटिंग क्या देनी है? 1 to 10 नंबर की रेटिंग दी जाती है, जिसका चार्ट मैं आगे आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। तो उस चार्ट के अंदर हमें देखना है कि क्या हमारा जो प्रोसेस फेलियर हो रहा है या फिर प्रोडक्ट फेलियर हो रहा है, जो भी फेलियर मोड्स हो रहे हैं उसके अंदर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कस्टमर पे, क्या कितना ज़्यादा सीरियसनेस है। तो उसको 1 to 10 के अंदर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और रेटिंग देंगे अपने फेलियर मोड एफएमईए के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हमें यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्ट ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट, जो मैंने आपको समझाया अभी वही चीज बोल रहे हैं।
कुड ऑल्सो बी कंसर्न विथ सेफ्टी मैटर, ठीक है, सेफ्टी के लिए भी वहां पे कंसर्न किया जाता है। एंड अदर रिस्क जो हमें फेलुअर अकर मिलते हैं यानी फेलुअर मिलते हैं उनको ध्यान से देख करके यहाँ पर सीवियरिटी को रैंकिंग दी जाती है। सिंपली सी बात आपको यहाँ यही समझाने का प्रयास किया गया। तो रैंकिंग में आप बेसिक मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि अगर एक हम रैंक दे रहे हैं या A1 रेटिंग दे रहे हैं अपने चार्ट के अंदर, तो उसका मतलब हमें क्या बताता है, इतना सीरियस नहीं है कि हमारा कस्टमर पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा जिस भी प्रोसेस को हम वहाँ पे फेलुअर मोड में शो कर रहे हैं। और अगर हम 10 रेटिंग देते हैं तो यानी 1 से अगर हम 10 पर जाते हैं तो यानी वो हमारा वेरी वेरी सीवियर है, मतलब उस पे कस्टमर को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे। तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, इस तरीके से 1 to 10 हम यहाँ पे रेटिंग देंगे। आगे समझते हैं कि रेटिंग कैसे देंगे। तो रेटिंग देने का मतलब यहाँ पर हम जो चार्ट है ये इसके मैनुअल से निकाली गई चार्ट है। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से इस चार्ट को समझना है। सबसे पहले तो आपको रेटिंग क्या देनी है, 1 से लेकर के 10 के बीच में रेटिंग देनी है, ठीक है। तो जो 1 होगी वो सबसे कम इम्पैक्टफुल होगा, कहाँ पे, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, और 10 हम दे रहे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा कस्टमर पे। तो यहाँ पे वही दिखाया गया कि 2 कैटेगरी को एक्सप्लेन किया गया है कि कस्टमर इफेक्ट और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यानी आपके प्रोडक्ट में इन हाउस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इस तरीके से आपको कस्टमर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ डिस्क्रिमिनेट किया गया है, आपको क्या क्या बताया गया है उसको थोड़ा सा समझेंगे, ज़्यादा लंबा करने का कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग को पढ़ना पड़ेगा इन चार्ट को। तो 1 देने का मतलब क्या है कि उतना ज़्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा, नो इफेक्ट पड़ेगा कहाँ पर, आपके मैन्युफैक्चरिंग में, यानी वो अंडर कंट्रोल भी कह सकते हैं, और ना कि कस्टमर के पास में, ठीक है। अगर हम 2 दे रहे हैं तो उसमें माइनर डिस्टरप्शन दिख रही है मुझे, मतलब स्लाइटली इनकन्वीनियंट है टू प्रोसेस के लिए और ऑपरेटर के लिए, ठीक है। इसीलिए अगर एज ए हम कस्टमर को देखते हैं तो कस्टमर पे हमें दिख रहा है कि वो एक अपीयरेंस में हल्की फुल्की थोड़ी सी उनको दिक्कत लगेगी, जो कि लेस देन 25% के नीचे हैं, उनको उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं करेगा। तो एज इट इज़ आप यहाँ पर इसी तरीके से आप जाओगे 10 और 9 पे। तो 10 और 9 की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 10 और 9 पे इफेक्ट क्या दिख रहा है कि मीट करना है सेफ्टी रेगुलेटरीज को, जहाँ पे बात करेंगे हम सेफ्टी एंड रेगुलेटरीज पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यानी अगर 10 और 9 अगर हम रेटिंग दे रहे हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा चांस है कि सेफ्टी पर्पज से भी चेक किया जाए और वहाँ पर रेगुलेटरी सिस्टम को भी चेक किया जाए, कस्टमर एंड पे भी और आपके मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली एरिया में भी जो भी आपका प्रोसेस होगा। इसी तरीके से बीच का मॉडरेट लेवल होता है। तो ऐसे करके आप यहाँ पर रेटिंग को क्राइटेराइज कर सकते हो, अपने क्राइटेराइज के अकॉर्डिंग दे सकते हो। नेक्स्ट समझते हैं कि अकरेंस क्या बताता है। अकरेंस सिंपली होती है कि आपके जो भी होने की जो घटना है, यानी जो भी आपके फेलियर मोड है उसके कितना ज़्यादा संभावना है कि वो जो फेलियर मोड है वो होगा, यानी वो घटना घटित होगी। तो सिंपली यहाँ पे वही इंग्लिश में आपको बताया गया है कि अकरेंस इज द लाइकलीहुड दैट ए स्पेसिफिक काउज ऑफ फेलियर विल अकर। उसके बाद क्या है कि फ्रीक्वेंसी विथ विच ए गिव ए काउज अकरेंस एंड क्रिएट फेलियर मोड्स। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात कर रही है, मतलब आपके पास उस जो प्रॉब्लम है यानी फेलियर मोड्स आने के जो चांस हैं वो कितनी बार की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे आ रही है या कम आ रही है, जो फेलियर मोड्स आ रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सिंपली यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपको रेटिंग देनी है अकरेंस वाले कॉलम में, जो कि FMEA के अंदर हम जानेंगे। तो जब हम अगर इसकी भी रेटिंग 1 से 10 के बीच दी जाती है तो 1 हम कब दे रहे हैं कि हमें वहाँ लग रहा है कि ये जो फेलियर मोड्स हैं इसके होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम है, और 10 हम कब देंगे कि हमें लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है या जो फेलियर मोड हमने आइडेंटिफाई किया है
वो जो घटना है उसके होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा कैसे है उसको आगे हम इस चार्ट से समझते हैं। इसका चार्ट में हम देख रहे हैं कि एज इट इज़ रैंकिंग 1 to 10 नीचे से दी गई है, तो लो, हाई, मॉडरेट ये आपको लाइक्लीहुड फेल्योर दिखाया गया है। तो 1 जब हम देते हैं या 2 देते हैं तो हम इसमें क्या देखते हैं कि 10 लाख जो पीस है यानी 1 मिलियन जो है उसमें जो हमारा एक चांस है कि हमारा वहाँ पे वो फेल हो जाए, यानी 10 लाख चांस में से एक चांस है जो हमारा फेलुअर मोड है वो आ सकती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 4 या 5 देते हैं तो 4 में हम देख रहे हैं कि 10,000 चांस में से एक चांस है कि वो वहाँ पर फेलुअर मोड आ सकती है। तो एज इट इज़ यहाँ पर 10 का रैंकिंग देख रहे हैं कि 10 में से एक बार है, यहाँ पर कितना है, एक में यहाँ पे 10 लाख है, और यहाँ 10 जब रैंकिंग दे रहे हैं तो यानी 10 चांस में से एक चांस है या एक से ज़्यादा बार आ सकता है। क्या आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये हमारे बहुत कम ही चांस में प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा चांस में एक बार प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। तो इस तरीके से हम रेटिंग यहाँ पर अकरेंस में देंगे एज ए इंसिडेंट के तौर पर। अगला समझते हैं डिटेक्शन। डिटेक्शन हमें क्या बताता है, डिटेक्शन जो है कि हमारा एबिलिटी ऑफ करेंट कंट्रोल क्या है। ठीक है, एबिलिटी ऑफ करेंट कंट्रोल किस चीज़ का, हमारे सिस्टम में जो भी हम जहाँ भी वर्क कर रहे हैं वहाँ का हमारा एबिलिटी करेंट कंट्रोल में है क्या, किस चीज़ की क्षमता है हमारे अंदर जिसको हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं और उसको प्रिवेंट कर पा रहे हैं, उसका क्या अभी का स्थिति है कि हम वहाँ पर उसके अपने करेंट जो सिस्टम है उसको मेज़र करने के लिए हम डिटेक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि हम यहाँ पे मानते हैं कि फेलुअर हैज़ अकर्ड। अगर फेलुअर होने के जो मौके हैं या संभावना है तो एक्सेस हमें क्या करना है, एक्सेस द कैपेबिलिटीज ऑफ ऑल करेंट प्रोसेस कंट्रोल। ठीक है, यानी जो भी हमारे पास एक्सेस है मतलब हम उसको किस तरीके से निचोड़ करके अपने जो करंट प्रोसेस की जो क्षमता है उसको पहचान करके उसको और बेहतर करें और अपने प्रिवेंशन के लिए तौर पर उसको शिपमेंट को आगे फेलुअर मेड से बचा करके चलें। तो डिटेक्शन में आपको यही करनी है कि अपने जो फेलुअर मोड्स हैं और जो करंट सिस्टम में आपका कंट्रोल है उसको अपने आइडेंटिफाई करना है और उसको रेट करके हमें मतलब उसको भी रेटिंग के तौर पे ही हमें देनी है कि हमें जो हमारा जो सिस्टम है आइडेंटिफिकेशन का या डिटेक्शन का वो कितना मजबूत है, उसके लिए यहाँ पे हमें रेटिंग देनी है। ठीक है, और उसको किस तरीके से प्रिवेंट भी करना है ये यहाँ पे बताते हैं। तो अगर हम 1 to 10 रेटिंग में ही इसमें भी चलता है तो 1 अगर हम दे रहे हैं तो इसमें 1 हमें क्या बता रहा है कि लाइकली टू डिटेक्ट, मतलब अगर हमें यहाँ 1 दे रहे हैं तो इजीली डिटेक्ट हो रहा है, मतलब जो हमारा कंट्रोल प्रोसेस है वहाँ से वो काम कर जा रहा है, वहाँ हमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा इफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो इजीली डिटेक्ट हो जा रहा है और सबसे कम मतलब चांस है कि वहाँ से वहाँ हमारा बाईपास हो जाए, हमारा जो फेलुअर मोड है वहाँ पे वहाँ ना पकड़ा जाए जब हम यहाँ पर 1 दे रहे हैं। अगर 10 हम कब दे रहे हैं कि हमारे को लग रहा है कि यहाँ पर तो फेलुअर मोड होगा लेकिन हम डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, यानी हमारी जो कैपेबिलिटी है कंट्रोल प्रोसेस का वो उतना कैपेबल उतना मजबूत नहीं है, तो वहाँ पे हम 10 रेटिंग देंगे इसको। ठीक है, जब हमें पता है चल जाएगा कि हमारा उतना मजबूत भी नहीं है सिस्टम, तो हमें वहाँ पे प्रिवेंट करना है कि किस तरीके से हम वहाँ पर अपने जो कंट्रोल सिस्टम है उसको मजबूत किया जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं अपने सिवियरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन के थ्रू और रेटिंग दे करके। तो आइए इसके चार्ट को समझते हैं। इसके चार्ट में जैसा कि हम देख रहे हैं सिंपली 1 से 10 की तरफ चलते हैं, तो 1 से 10 की तरफ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि इस चार्ट में हम देख रहे हैं कि जो भी है वो 1 हम कब दे रहे हैं कि ऑलमोस्ट सर्टेन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है,
ऑलमोस्ट सर्टेन में हमें क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि जो प्रिवेंशन तौर पे जो भी हम यूज़ कर रहे हैं फिक्सचर डिज़ाइन या मशीन या पार्ट डिज़ाइन, हमें वहाँ पे फेलुअर मोड आराम से पता चल जा रहा है कि क्या वहाँ पे फेलुअर मोड हो रहा है और हम उसको वहाँ पे कंट्रोल कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 1 पे आप रेट दे सकते हो। इसी तरह मॉडरेट पे चलते हैं या 4 नंबर पे चलते हैं, तो यहाँ पर हम अगर 4 रेटिंग देते हैं तो उसका मीनिंग आप देख सकते हैं क्या बता रहा है 4 में, कि फेलुअर मोड जो है वो डिटेक्ट हो रहा है पोस्ट प्रोसेसिंग। मतलब आप जब प्रोसेस कर ले रहे हो उसके बाद वो डिटेक्ट कर रहा है बाय ऑटोमेटेड कंट्रोल के थ्रू। मतलब आपके यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले रहा है, लेकिन जो उसका तरीका है वो घटना होने के बाद हो रहा है, यानी फेलुअर मोड आ जा रहा है उसके बाद आप वहाँ पर डिटेक्ट कर पा रहे हो ताकि आप नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल कर लो। तो इस तरीके से आप रेटिंग दे सकते हो। और 10 क्या बताता है उसको समझ लेते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, यानी जो हमारा कंट्रोल वाला जो सिस्टम है अंदर कंपनी के अंदर, वो हमारे प्रोसेस को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, या हमारे पास वैसा कुछ मेथड ही नहीं है जिससे हमारे जो चांसेस है फेलुअर मोड्स के बहुत ही ज़्यादा है। तो वहाँ पर और हम डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, उसी जगह पर हम यहाँ पे 10 नंबर की रेटिंग देंगे। तो इस तरीके से आप 1 to 10 की तरह से आप लोग जा करके पढ़ सकते हैं और इसको इजीली समझ सकते हैं। इसके आगे हम समझते हैं कि जो अगला टर्मिनोलॉजी है रिस्क प्रायोरिटी नंबर, जिसको आरपीएन नंबर भी जानते हैं हम लोग। इसके अंदर हमें क्या है इसका डेफिनेशन, सिंपली इसको समझते हैं कि जो आउटपुट होता है एफएमईए का, जो एफएमईए टूल है उसका आउटपुट क्या है, आरपीएन नंबर है। तो आरपीएन नंबर क्या हमें बताता है कि एक कैलकुलेटेड नंबर होता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं किसके रिगार्डिंग, मतलब किसके विषय में होता है, वो होता है आपके जो फेलुअर मोड्स, इफेक्ट्स, करेंट एबिलिटीज़, जो कि हमें प्रोसेस को डिटेक्ट करने के लिए और किस तरीके से कस्टमर्स के पहुंचने से पहले हम उसको कंट्रोल कर पाएँ, उन चीज़ों के अकॉर्डिंग हम जो रेटिंग देते हैं उसके आधार पर हमें आरपीएन नंबर की कुछ वैल्यू निकल के आती है। तो वो वैल्यू कैसे निकल के आती है, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है रेड में, मैंने आरपीएन का जो बेसिक फार्मूला है सीवियरिटी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अकरेंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटेक्शन। मतलब इसकी SOD की जो हमने रेटिंग दी है अपने एफएमईए के अंदर, उसका प्रोडक्ट जो होगा, उन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा, उन तीनों का प्रोडक्ट के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा आरपीएन नंबर होगा। तो गाइज इसके विषय में अभी एफएमईए के अंदर मैं आपको इतना समझाया हूँ। आई होप इतने समझने के बाद आप लोगों को कुछ एफएमईए के अंदर समझ में आया होगा। और इसको आगे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके फॉर्मेट्स और बाय प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। सो आप लोग का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।